गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, सही है। चलिए भाई, हमारा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चल रहा है हमारा, वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कल अमीनो अम्ल के बारे में जानकारी दी थी कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देखे थे एलिफेटिक अमीनो अम्ल, एरोमेटिक अमीनो अम्ल और विषम चक्रिक अमीनो अम्ल। ठीक है, एलिफेटिक अमीनो अम्ल की बात करें तो उसमें फिर हमने 4 प्रकार के देखे थे, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय और अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर समूह मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमने अमीनो अम्ल कल देखे थे, इनके एग्जांपल भी मैंने आपको लिखवाए थे। इसके बाद मैंने अमीनो अम्ल हमने कहा था पोषण के आधार पर वर्गीकृत करें तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं जरूरी, जिनमें से हमें कहते हैं 10 कैसे होते हैं जरूरी और 10 अनावश्यक होते हैं, जिसमें हमें कहते हैं कि 10 वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद संचित कर लेती है, उन्हें हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी संचित नहीं करती है तो हमें वो बाहर से चाहिए, इसीलिए हम उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों ने कल समावयवता देखी थी, प्रोटीन की समावयवता देखी थी, जिसमें मैंने आपको एल और डी इसके बारे में बताया था आपको। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखे थे, उभयधर्मी अमीनो अम्ल देखा था ना, उभयनिष्ठ या समविभव बिंदु। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है समविभव बिंदु, इनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ाई कर ली थी। चलिए, तो आज जो हम देख रहे हैं आपका, आज हम बात करेंगे अमीनो अम्ल के रासायनिक गुण। कल जो पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं? घर जाके पढ़ा था। हीमोग्लोबिन क्या, कितने अम्ल होते हैं? कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो इसका तो कोई वो नहीं होता। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो इसका कितने अमीनो अम्ल कितने अमीनो अणुओं का बना होगा, इसकी कोई वो नहीं है कि मैं ये कह दूं कि इतने ही अमीनो अणुओं का होगा। ठीक है, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब एक बहुत बड़ी संरचना है जो बहु पॉलीपेप्टाइड बंधों का बना होता है। ठीक है, जो कि 4 आपके ऑक्सीजन अणुओं को लेकर जाता रहता है। अच्छा, इसको ना हम मेटेलोप्रोटीन भी कहते हैं। अभी वैसे आपका आगे आएगा, मैं आपको जब आगे प्रोटीन पढ़ाऊंगी ना, तो आगे प्रोटीन आपके 3 प्रकार के प्रोटीन है। एक है आपके सरल प्रोटीन, एक है आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और एक है आपके डिराइव्ड प्रोटीन। 3 तरह के प्रोटीन अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका हीमोग्लोबिन आता है, ये आता है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में संयुक्त, हाँ संयुक्त कहेंगे शायद, एक बार और मैं देखूंगी, संयुग्मी। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं? संयुग्मी प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं? ऐसे प्रोटीन जिनके पास 2 ग्रुप मौजूद होते हैं। संयुग्मी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके पास 2 ग्रुप मौजूद होते हैं। एक तो होता है आपका प्रोटीन ग्रुप, एक तो होता है आपका प्रोटीन ग्रुप और एक होता है आपका कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप। ठीक है, अब ये नॉन प्रोटीन ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक हो सकता है और कोई भी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे कौन से आते हैं? मेटल। ठीक है, जितने भी हमारे मेटल हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे पी ब्लॉक में, तो एसपीडीएफ होते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मेटल हो सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कोई भी ऑर्गेनिक यानी कि कोई भी मान लो अल्कोहल ग्रुप या कोई भी अमीन ग्रुप या कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो वो किसमें आता है? आपका नॉन प्रोटीन ग्रुप। ठीक है, तो संयुग्मित प्रोटीन क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन जिनमें 2 फैक्टर्स, 2 चीजें लगी होती है। एक होता है प्रोटीन ग्रुप, प्रोटीन समूह जो पॉलीपेप्टाइड बंध हम पढ़ते हैं वो, और दूसरा क्या होता है आपका नॉन प्रोटीन ग्रुप। अब जैसे मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है, नहीं होता है? होता है, साथ में आयरन भी मौजूद है, आयरन प्रोटीन है। तो ये क्या है इसका? ये आपका नॉन प्रोटीन ग्रुप। हीमोग्लोबिन में क्या है? नॉन प्रोटीन ग्रुप है और इसको मेटलोप्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है? मेटल मौजूद है। ठीक है, ये आपका आगे आएगा सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन जब बात करेंगे तब वहां पर आपको बात करेंगे। ठीक है, संरचना के बारे में। बच्चों को आवाज कहां से आएगी? माइक ही नहीं लगाया हुआ। चलिए, आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपसे बात कर रहे हैं अमीनो अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक,
एक एक करके ये कौन कौन सी क्रियाएं करता है वो हम देखेंगे। तो अमीनो अम्ल के रासायनिक गुण, अमीनो अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहला क्या है, आप ये आप कह सकते हैं पहला क्या है कि ये जो अमीनो अम्ल है ये आपका क्षार तथा अम्ल दोनों के साथ क्रिया करेगा भाई, करेगा, अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा ये, और ये क्षार के साथ भी क्रिया करेगा। मैं पिछले 10 मिनट से बिना माइक के पढ़ा रही थी, ठीक है। इसका जो अमीनो समूह है वो किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करेगा, और इसका जो क्षारीय समूह है वो किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करेगा। जैसे कि शायद मैं उल्टा बोल गई, चलिए इसमें देखते हैं। ये जो है ये इसका अम्ल के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, और ये जो समूह है ये इसका क्षार के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। ये बात अब सब जानते हैं। लेकिन एक चीज और जो मैं यहाँ पे कहूंगी, जो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है वो क्या है, एस्टर। एस्टर कैसे बनता है इसमें बच्चों, इसमें एस्टर ऐसे बनता है कि अगर ये जो अम्लीय ये जो इसका क्षारीय समूह है, ये जो अमीनो ग्रुप है, अगर मैं इसको HCl, ये जरूरी है कि अगर मुझे आपका एस्टर बनाना है तो एस्टर बनाने के लिए मैं सबसे पहले इस अमीनो अम्ल का किसके साथ क्रिया कराऊं, HCl के साथ। तो देखिए अगर मैं इसका HCl के साथ क्रिया कराऊंगी, अगर मैं इसकी HCl के साथ क्रिया कराऊं तो ये क्या बनेगा, ये, ठीक है। अगर मैं अमीनो अम्ल का अगर मैं HCl के साथ क्रिया कराती हूं तो HCl के साथ क्रिया करने पर इसके क्या बनेगा, NHCl, और साथ में क्या निकल जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे जो समूह होते हैं, ये जो बन के आया है आपका ये जो अमाइड, ये अमाइड आपका किसके साथ क्रिया कर लेगा, अगर मैं इसका किसके साथ, एल्कोहल के साथ, अगर मैं इसका एल्कोहल के साथ क्रिया कराऊं तो एल्कोहल किसके साथ क्रिया करेगा, अम्ल के साथ क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, COOH के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, ये आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, और ये अगर ये अल्कोहल नहीं लेगो तो आप इसको C2H5OH भी ले सकते हो एस्टर बनाने के लिए, C2H5OH, इथेनॉल। एक सेकेंड, COO आएगा बच्चों, COO, OH और H, H2O और COO NH2। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एस्टर, इसे क्या बोलते हैं हम, एस्टर। इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है क्या, कि शुरू में जो आप क्रिया कराते हैं वो क्या होना चाहिए, आपका HCl होना चाहिए। अगर हमें एस्टर बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि पहली जो क्रिया होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, HCl के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या हो गई, पहली अभिक्रिया रासायनिक गुण क्या हो गया, पहला कि जो अमीनो अम्ल है ये क्षार और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया,
अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आप चाहो तो डायरेक्ट याद रखो। क्यों? क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल का अगर अमोनिया के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट, तो पदार्थ बन के आता है एमाइड। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जो चीज आपकी डायरेक्ट पूछने की है वो मैं आपको पहले बता दूंगी कि अमोनिया के साथ अगर अभिक्रिया होती है अमीनो अम्ल की तो बनता है एमाइड, और कैसे वो मैं आपको यहां बना के बता दे रही हूं। ये अभिक्रिया होती है। NH3 क्या है? बेसिक क्षारीय समूह है, किसके साथ? अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो बन जाएगा CONH2 और इससे निकल जाएगा पानी, जल, H2O। ठीक है, तो ये क्या है? एमाइड। ठीक है, ये क्या है? एमाइड। ये इसका दूसरा गुण। तीसरा, तीसरी क्रिया देखें कि अगर अमीनो अम्ल का, एक तो निनहाइड्रिन रिएक्शन भी आती है बच्चों, आपकी निनहाइड्रिन रिएक्शन भी दे रखी है एक आपकी, लेकिन उससे पहले एक है नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO2। नाइट्रस अम्ल क्या है? HNO2। तो अगर HNO2 के साथ अगर क्रिया करता है तो इससे बनता है आपका HNO2 क्या है? अम्ल है, तो किसके साथ क्रिया करेगा? क्षार समूह के साथ। ठीक है, अमीनो समूह के साथ, तो इसमें बनता है NHOH। NHOH। ठीक है, इसको बोलते हैं अमीनो हाइड्रोक्सी एसिड। अमीनो हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, और इसके ये केवल एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। अगर इसको आगे और किया जाए, ये आगे और रिएक्ट होता है और ये बनाता है इस तरह से। और इसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अमीनो ग्रुप निकल गया तो इसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो आगे फर्दर और ज्यादा क्रिया करता है, अभिक्रिया, और ये बनाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन समूह है ये निकल जाता है और क्या रह गया इसके पास? OH रह गया। किसके पास? कार्बन। जो अल्फा कार्बन था, जो आपका असममित कार्बन था, इसके पास क्या रह गया? हाइड्रोक्सी समूह। तो इसको कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है ना? तो ये किसके द्वारा बन रहा है? नाइट्रस अम्ल के साथ। तीसरी जो चौथी रिएक्शन है आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, बस हमें वही याद रखना है। हालांकि मैं आपको समझाऊंगी पूरी रिएक्शन। पहली बात तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है निनहाइड्रिन अभिक्रिया। इसको बोला जाता है निनहाइड्रिन अभिक्रिया। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं एक बार इसको बोर्ड पे बनाऊंगी, क्योंकि आप तीनों में से किसी के पास अभी फिलहाल बुक नहीं है।
निनहाइड्रिन अभिक्रिया, इसको एक बार मैं बना लूं फिर आपको समझाती हूँ ऐसे। देखिएगा बच्चों, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोला जाता है निनहाइड्रिन अभिक्रिया, निनहाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है निनहाइड्रिन अभिक्रिया, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये है निनहाइड्रिन। ये क्या है? निनहाइड्रिन, जिसमें एक बेंजीन रिंग है आपकी, एक के साथ जुड़ा हुआ है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एक तरफ जुड़ा हुआ है कार्बन, जिस पर क्या है आपके 2 हाइड्रोक्सी समूह है। ठीक है, ये है आपका निनहाइड्रिन। ये जो पहली बात टेस्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट, ये जो निनहाइड्रिन अभिक्रिया किया जाता है, ये अभिक्रिया किया जाती है अमीनो अम्ल के आकलन के लिए या उसको पहचानने के लिए। अमीनो अम्ल के आकलन के लिए तथा उसको पहचानने के लिए, तथा उसको पहचानने के लिए। ये जो निनहाइड्रिन अभिक्रिया है, ये क्यों किया जाता है? अमीनो अम्ल, यानी कि आपको मान लो कोई सैंपल दिया गया है और उस सैंपल में आपको ये पता लगाना है कि अमीनो अम्ल उपस्थित है या नहीं है, उसके लिए हम करते हैं निनहाइड्रिन अभिक्रिया। अच्छा, कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है नीला बैंगनी रंग। अब आप देखिएगा पूरी अभिक्रिया में, दरअसल उस सैंपल में हम डालते हैं निनहाइड्रिन। ठीक है,
निन हाइड्रेन ये है आपका अमीनो अम्ल, अगर आपके सैंपल में अमीनो अम्ल मौजूद हैं तो ये निन हाइड्रेन अमीनो अम्ल के साथ क्रिया करेगा। अगर मैं केवल अमीनो अम्ल पर जाऊं, अगर हम केवल अमीनो अम्ल पर जाएं तो अमीनो अम्ल तो यही खत्म हो गया, क्या कि इस अमीनो अम्ल से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। ठीक है, पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि निन हाइड्रेन अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो हमें ये पता कराएगा या जो हमें ये बताएगा कि हमारे दिए हुए सैंपल में अमीनो अम्ल है या नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट यही है। ठीक है ना, पहली बात फिर से कि प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड है, लेकिन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट नहीं है जो हमें ये बताएगा कि अमीनो अम्ल उपस्थित है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस अभिक्रिया में क्या निकलता है, CO2। यानी कि कहने का मतलब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल के अभिक्रिया में जो हमारा जो रिएक्शन होगा उसमें क्या बनेंगे, बुलबुले। CO2 बुलबुले बनाएगा कि नहीं बनाएगा, CO2 उठेगी तो बुलबुले बनेगी। तो क्वेश्चन कैसे घूम के आ सकता है कि क्या निन हाइड्रेन अभिक्रिया में हमें बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, तो हाँ दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या निकलती है इसमें से, CO2। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिएगा कि जब निन हाइड्रेन को हम इस सैंपल में डालते हैं तो सैंपल में डालने के बाद जो हमारा निन हाइड्रेन है, ये निन हाइड्रेन कैसा क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। इसका जो ये OH है वो किस में बदल गया, यहाँ देखिए हाइड्रोजन में बदला। तो ये आपका जो निन हाइड्रेन है, ये निन हाइड्रेन क्या हो गया, अपचयित हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, दो होती है ना, एक तो होती है अपचयित, रिड्यूस्ड होना, एक होता है ऑक्सीडाइज्ड होना। आपको पता होगा दो रिएक्शन होती है ना, एक तो होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अपचयित। अपचयित और अनापचयित दो होती है। ये बात मैंने आपकी कार्बोहाइड्रेट में भी करी थी, आप लोगों ने शायद क्लास नहीं ली। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, उसकी कभी और बात कर लेंगे। तो ये कैसी क्या हो गया, इसने इसको कर दिया अपचयित। अब क्या होता है, इसके साथ एक चीज ये जुड़ी हुई है क्या, कि जब भी हम अमीनो अम्ल के पहचान के लिए निन हाइड्रेन अभिक्रिया करते हैं तो इसमें पहली जो जरूरी चीज होती है वो होती है कि निन हाइड्रेन रिएजेंट, ये जो आप डाल रहे हैं अभिकर्मक, निन हाइड्रेन अभिकर्मक, ये एक अच्छे खासे अमाउंट में डाला जाता है। ठीक है ना, यानी कि मान लो अगर आपने कुछ ड्रॉप्स, 1 से 2 ड्रॉप, मतलब आपका मान लो 2 ml आपका अमीनो अम्ल है, 2 ml आपका अमीनो अम्ल है, तो कम से कम इसकी जो क्वांटिटी होगी आपके निन हाइड्रेन की क्वांटिटी, ये भी 1 से 2 ml ही होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये ज्यादा अमाउंट में, ये ज्यादा मात्रा में इसे मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो अपचयित अभिकर्मक, ये जो अपचयित आपका निन हाइड्रेन है, ये दोबारा से निन हाइड्रेन के साथ क्रिया करता है। जो हम बात कर रहे हैं कि हमें जो नीला बैंगनी रंग मिलता है, उस नीले बैंगनी रंग के लिए ये जो अपचयित निन हाइड्रेन है, ये किसके साथ क्रिया करता है, अपचयित निन हाइड्रेन के साथ, और इस अमोनिया के साथ। अब ये अमोनिया कहां से आया, ये अमोनिया आया हमें यहां से। अब देखिएगा एल्डिहाइड बन गया, तो ये जो NH2 है ये किस में बदल गया है, अमोनिया में। ठीक है ना, तो अमीनो अम्ल से विमुक्त अमोनिया के साथ अपचयित निन हाइड्रेन के साथ क्रिया करता है और एक कॉम्प्लेक्स या एक संघटक बनाता है। और ये जो आप संघटक देख रहे हैं ना, ये जो हमें याद नहीं रहता है, केवल आपको समझाने के लिए बनाया जाता है, किसी को याद नहीं रहता, हमें भी याद नहीं है, ये केवल आपको समझाने के। ये संघटक जो आप देख रहे हैं ये देता है कौन सा रंग, नीला बैंगनी। आ गई बात समझ में बच्चों। ठीक है, तो ये जो निन हाइड्रेन अभिक्रिया है, निन हाइड्रेन टेस्ट है, वो किया जाता है किसके लिए, अमीनो अम्ल के आकलन और पहचानने के लिए। और अमीनो अम्ल का आकलन हमें किससे होता है, इस संघटक से होता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, अपचयित निन हाइड्रेन, अमोनिया और निन हाइड्रेन की उपस्थिति में। ठीक है, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गई निन हाइड्रेन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, बता दूं? अगला है सेंगर अभिकर्मक से अभिक्रिया।
सेंगर अभिकर्मक से अभिक्रिया। इसमें आपको केवल इतना लिखना है, आपको केवल इतना समझना है, सेंगर अभिकर्मक अभिक्रिया, जैसे हमने कहा निन हाइड्रेन अभिकर्मक अभिक्रिया किस लिए की जाती है, ये की जाती है अमीनो अम्ल के आकलन के लिए कि अमीनो अम्ल है या नहीं है। और सेंगर अभिकर्मक जो अभिक्रिया है ये की जाती है कि जो अमीनो अम्ल अगर है तो कितने पेप्टाइड उसमें मौजूद है। ठीक है, तो सेंगर अभिकर्मक अभिक्रिया यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया अमीनो अम्ल में मौजूद है, अमीनो अम्ल ना लिख के हम तो प्रोटीन लिख दें, प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध को जानने के लिए की जाती है, या पेप्टाइड बंध का अनुक्रम ज्ञात करने के लिए की जाती है। ठीक है ना, सेंगर अभिकर्मक। और अगर सेंगर अभिकर्मक बनाना चाहते हो, याद रखना चाहते हो तो बना लो। इस तरह से ये है सेंगर अभिकर्मक, बस इतना ही बना लो। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसे कहते हैं सेंगर अभिकर्मक से अभिक्रिया। सेंगर अभिकर्मक अभिक्रिया क्यों की जाती है कि अमीनो अम्ल या प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड बंध का अनुक्रम ज्ञात करने के लिए कि कितने पेप्टाइड बंध उसमें मौजूद है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया की जाती है, अगर मान लो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं या प्रैक्टिकल में पूछी जाती है कि डायरेक्ट जो वाइवा होता है, वाइवा में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अमीनो अम्ल के आकलन के लिए बताओ कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बस एक ही है निन हाइड्रेन टेस्ट। अमीनो अम्ल के आकलन के लिए एक टेस्ट निन हाइड्रेन टेस्ट, आपको वही याद रखना है। ये तो जब है जब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुक उठा ली और बुक में से ही पूछा जा रहा है तो ये पूछा जाता है, बाकी आपसे जो टेस्ट पूछा जाता है वो है आपका निन हाइड्रेन टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा चाहे आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए या आपसे आपके ग्रेजुएशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, निन हाइड्रेन टेस्ट ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया जब करते हैं तो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जब भी अमीनो अम्ल एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये अनायनीकृत हो जाते हैं, अनायनीकृत हो जाते हैं। अनायनीकृत मतलब नॉन आयनाइजेबल, यानी कि ये आयंस में नहीं टूटेंगे। हम जानते हैं अमीनो अम्ल का अगर हम जलीय विलयन बनाते हैं तो आयंस में टूट जाते हैं ये। ठीक है, कैसे देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO,
एक सेकेंड, HCHO क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब मैं इसकी क्रिया कराऊंगी तो ये हो जाता है NCW। ठीक है, तो जो इसका NH2 था, जो इसका अमोनी ग्रुप था, वो किस में बदल गया? आपका मिथाइल समूह में। ठीक है ना, तो इस वजह से कहते हैं कि ये कैसे हो जाते हैं? अनायनीकृत। एल्डिहाइड कैसे अनायनीकृत? अब आप ये कहेंगे कि मैडम एसिड ग्रुप तो मौजूद है, एसिड ग्रुप तो आयनीकृत हो जाता है, लेकिन हम हमेशा किसकी बात करते हैं? इसके उभयधर्मी आयंस की बात करते नहीं करते? हमने कल आपको बताया था कि दोनों आयंस बनते हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब एक आयन रह जाए और एक, तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा हो गया अनायनीकृत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें द्वियुग्म बनते हैं। ठीक, चलिए बच्चों एक बार पहले रिजॉइन कर लीजिए क्लास।